हेलो एवरीवन, आप सभी का यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 26। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कोर्सेरा यूपीएससी को, जिससे आपको आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना पड़ेगा कोर्सेरा यूपीएससी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेट का कट ऑफ है 10। आप कोशिश कीजिएगा 10 से ऊपर ही सही कीजिए। जितना भी आपका सही हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है विकल्प एक कि ये केवल असम भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। दो कह रहा है यह भारत की सबसे लुप्तप्राय प्राइमेट प्रजातियों में से एक है। तीन कह रहा है यह तीन नदियों यथा दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस, पश्चिम में संकोश से घिरे हुए क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगा है उनका बिल्कुल सही है। अगर देखें हम तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको हम पहले देख लेते हैं क्या किस नाम से जानते हैं मूल रूप से। तो इसको गोल्डन लंगूर के नाम से जानते हैं, और सामान्यतः इसको गोल्डन लंगूर ही केवल बोल लेते हैं लोग। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी असम में पाए जाते हैं। पूर्वी असम में नहीं, पश्चिमी असम में पाए जाते हैं, उसके कुछ क्षेत्र में ही। भूटान के ब्लैक माउंटेन की तलहटी में पाए जाते हैं। प्राचीन बानर हैं, ये सबसे पुराने बानर हैं। विश्व की एक प्राचीन बानर प्रजातियों में से एक है ये। और ये चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सबसे इंडेंजर प्रजातियों में से एक है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि अर्ध सदाबहार में पाए जाते हैं और मिश्रित पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वो वन जो कुछ पत्ते गिरा देते हैं और कुछ पत्ते उनके कुछ पौधे के पत्ते वर्ष भर उसमें रहते हैं, एक साथ नहीं गिराते हैं। सदाबहार के थोड़ा सा इसमें पर्णपाती वन के भी मिश्रण पाए जाते, तो उन वनों में इनका निवास स्थान है। अगर देखें तो ये तीन नदियों से घिरे हुए हैं। दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संकोश नदी से घिरे हुए हैं। और ये देखिए कुछ अन्य फैक्ट, भूटान में ये समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। अगर ऐसे दे दे तो उसको गलत मत मानिएगा। कुछ लोग यहाँ पे केवल शब्द की वजह से को कट किए होंगे, जिसकी वजह से उनका गलत हो गया होगा, लेकिन कहीं कहीं केवल शब्द भी सही हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हर जगह केवल गलत नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस इंटरनेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, इसलिए हमने इसको डाल रखा। पहला कथन कह रहा है कि स्पेस एक्स का स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय से डेटा संकेतों को भेजने वाले चल रहे कई प्रयासों में से एक है। दूसरा कथन कह रहा है आमतौर पर निम्न भूकक्षा लो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल उपग्रहों को स्थापित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस कक्षा में उपग्रह उसी समय पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूर्णन करती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसको देख करके कट किया है कि ये जो सैटेलाइट होंगे वो पृथ्वी के साथ ही घूर्णन करेंगे, उतना ही टाइम लेंगे, तो गलत हो जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में इतना कम टाइम नहीं लगता है। लो अर्थ ऑर्बिट कहीं जल्दी ही चक्कर लगा लेता है, नहीं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लो अर्थ ऑर्बिट में ज़्यादा समय लग जाता है। और ये इसके भी कुछ लाभ भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं लो अर्थ ऑर्बिट का। ये कथन पूरे दिए हुए हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का, जो कि 36,000 किलोमीटर पर है, ना कि यहाँ पे 2500 किलोमीटर पर नहीं है, 3600 किलोमीटर पर है। तो ये तो गलत हो गया। 36,000 किलोमीटर, 3600 हमने बोल दिया, 36,000 किलोमीटर पे है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो ये गलत हो जाता है। ये सारी बातें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में है, न कि लो अर्थ ऑर्बिट, तो इसलिए दो गलत है, केवल एक सही है। तो हम इसमें लगाएंगे एक। आज हम समझेंगे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट रखने से क्या बेनिफिट है और लो अर्थ ऑर्बिट में रखने से क्या बेनिफिट है, दोनों के क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लगाने से क्या होता है। अगर हम 36,000 किलोमीटर पर लगाते हैं तो सैटेलाइट उससे क्या बेनिफिट होता है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अगर अब यहाँ पे एक सैटेलाइट, मान लीजिए लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, ये हमारा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया। पहले हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को समझते हैं। देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से अगर सैटेलाइट यहाँ पे फोकस करेगा तो ये कहीं ज़्यादा दूरी पे फोकस करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक सैटेलाइट कहीं ज़्यादा कवरेज देगा, पहला इसका फ़ायदा है। लेकिन इसके एक चुनौती देखें तो ये डेटा जो ट्रांसमिशन में टाइम लगेगा, ट्रांसमिट करने में इसका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर स्पेस एक्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सेट करता है अपना सैटेलाइट, तो इसको बहुत कम सैटेलाइट लगा के भी पूरी दुनिया को अपना इंटरनेट प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे लगाता है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो इसको बहुत कम क्षेत्र, ये तो लो अर्थ ऑर्बिट बहुत कम क्षेत्र सर्विस देगा अपना, तो ऐसे भी इसको बहुत ज़्यादा सैटेलाइट लगाना पड़ेगा। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि डेटा ट्रांसमिशन टाइम जो होता है ये बहुत कम हो जाएगा, नाम मात्र का हो जाएगा। यहाँ पे
बहुत कम टाइम लगेगा यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करने में। तो इसलिए डेटा कम टाइम में, रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाए, इसलिए स्पेस एक्स ने लो अर्थ ऑर्बिट में सेट करने की बात कही है। अगर यूपीएससी में कभी भी पूछ ले कि स्पेस एक्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सेट कर रहा है, तो आप उसको तुरंत कट कीजिएगा, चाहे यूपीएससी पूछे या किसी स्टेट पीसीएस में। तो ये याद रखिएगा, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, न कि जियो सिंक्रोनस में। तो पहला ये फैक्ट याद रखिए। दूसरा, अगर देखें हम ये क्या चीज़ें हैं, तो ये स्पेस एक्स का एक सेटेलाइट इंटरनेट समूह है। मतलब यहाँ से सेटेलाइट से ये इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देखते होंगे कि आंधी तूफान आने को जैसे कई बार नेटवर्क गायब हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है। छोटी छोटी बातों को, जैसे कोई भी आपदा आ जाने को जैसे इंटरनेट बंद हो जाता है। और एक टावर की एक लिमिट कवरेज होता है ना, वहीं तक सेवाएं दे सकता है। अगर पहाड़ी रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे सेटेलाइट नहीं लगा, मैं सेटेलाइट बोल रहा हूँ, टावर नहीं लगा सकते, इसलिए नेटवर्क नहीं मिलता है। अगर सेटेलाइट से ये चीज़ होगा तो हर जगह, मतलब दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में भी आपको इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी। इसीलिए ये स्पेस एक्स ने नया इनोवेशन किया है, और इस तरीके से पूरे दुनिया को इंटरनेट 2021 तक पूरी दुनिया को सस्ता और किफ़ायती कीमत में इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात कही है। तो ये चीज़ देखें तो पहले स्पेस एक्स ने 7 सेटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। तो ये 60 सेटेलाइट स्थापित हो गए हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कितनी स्थापित की जाएंगी, तो स्थापित इसमें की जाएंगी 52,000 सेटेलाइट। बहुत ज़्यादा सेटेलाइट है, लेकिन पहले चरण में से केवल 12,000 सेटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद 30,000 सेटेलाइटों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो पहला चरण, दूसरा चरण, 2 चरण इसमें होंगे। और इसने उद्देश्य रखा है कि 2021 तक इसमें पृथ्वी के कम से कम, मतलब सबसे कम सस्ते में और सभी जगह नॉन स्टॉप इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत विश्व बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए बनाया क्योंकि बासमती को जीआई टैग दिया गया और भारत और पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई इसको लेकर के, तो इसलिए हमने इसको बना दिया। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत में बासमती चावल मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य भारत में उगाया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण मतलब एपीडा ने बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग एक उत्पाद के रूप में पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड कर लिया है जीआई टैग के रूप में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे देखा है भारत में बासमती चावल मुख्य रूप से दक्षिण भारत और मध्य भारत में उगाया जाता है, इसके आधार पर इन लोगों ने कट कर लिया होगा। और जैसे आप 2 कट करेंगे तो ए भी कट जाएगा, सी भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा बी। बाकी सारी बातें सही हैं। भारत प्रमुख निर्यातक है। और कुछ अन्य चीज़ें देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा मतलब उत्पादक भी है ये बासमती चावल का, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है बासमती का। देखिए अभी वो इमरान खान और मोदी जी के बीच में कंट्रोवर्सी हो गया चावल को लेकर के कि भारत ऐसे कैसे कह सकता है कि हम सबसे बड़े निर्यातक और उत्पादक हैं, हम भी तो हैं पाकिस्तान, मतलब ये चीज़ बोल रहा था। तो मोदी जी ने बोला हम बहुत पहले से हैं, तुम्हारा उत्पादन मतलब उद्भव ही नहीं हुआ था पाकिस्तान का, तब से हमारे वहाँ उत्पादन किया जा रहा है। ये सब बात बिल्कुल सही है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही भाग है। देखिए ये कहाँ पे भारत निर्यात करता है, इसको ये ज़्यादा जानना जरूरी है। हमने पिछली बार इसको क्वेश्चन इस पर एक बनाया था, उसमें पूछा था किन किन देशों को कौन कौन सा चावल क्या क्या चीज़ें निर्यात की जाती है। अगर नहीं समझे तो वो आई थिंक सेट नंबर 10 या 11 होगा, उसमें हमने डाल रखा था। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं, वहाँ इसमें हमने बता दे रहे हैं नेपाल जो था वो नॉन बासमती चावल को एक्सपोर्ट करता है, मतलब इम्पोर्ट करता है, न कि बासमती को। तो याद रखिएगा फैक्ट। देखिए ईरान लेता है, सऊदी अरब लेता है, इराक लेता है, यूएई लेता है, कुवैत लेता है। भारत में बासमती चावल का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, उत्तराखंड है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूरा उत्तर प्रदेश है तो भी गलत हो जाएगा, ये वेस्ट यूपी ही है, ना कि ईस्ट यूपी। ईस्ट यूपी में बासमती चावल उत्पादन नहीं किया जाता है। कुछ अन्य चीज़ें देख लीजिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कभी जम्मू कश्मीर को ये समझ के मत कहिएगा कि पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे चावल नहीं उत्पादन किया जाता, तो गलत होगा। वहाँ पे भी सिंचाई की व्यवस्था है, उत्पादन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। पंजाब तो सभी लोग आसानी से लगा लेंगे, हरियाणा भी लगा लेंगे, दिल्ली भी लगा लेंगे। लेकिन पंजाब को, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को लेकर हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन वो दोनों करते हैं, आप कन्फ्यूज मत होइए उस पर। अब देखिए एपीडा ने अभी जीआई टैग इसको पंजीकृत किया है, और एपीडा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है एपीडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा, चर्चित में रहा ट्राइग्रेड क्षेत्र। तो ट्राइग्रेड क्षेत्र क्यों न्यूज में था ये बताना है।
पहला कह रहा है इथोपिया में है टाइग्रे क्षेत्र, बी कह रहा है सोमालिया में, सी कह रहा है मिस्र में, डी कह रहा है यमन में। तो बताइए टाइग्रे क्षेत्र कहाँ है। तो इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है इथोपिया, उनका बिल्कुल सही है। ये ट्राइग्रे क्षेत्र अभी यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, इसलिए न्यूज़ में था। ट्राइग्रे क्षेत्र देखिए इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि इथोपिया का है, जहाँ पे स्थानीय और संघीय सरकारों के बीच लड़ाई हो गया, जहाँ पे नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार कर दिया गया, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के नागरिकों को मार दिया गया। तो इसलिए ये न्यूज़ में क्षेत्र था। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में रीजन है। अगर दे दें यहाँ पे जिबूती तो वो गलत हो जाएगा, या फिर साउथ सुदान दे दे, युगांडा दे दे, केन्या दे दे, सोमालिया दे दे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगा। इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में ये क्षेत्र है। चलिए अगला देखिए, ओवर द टॉप मतलब OTT प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एक प्रकार की ऑडियो वीडियो होस्टिंग एवं स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों तक उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा कह रहा है भारत में OTT प्लेटफॉर्म वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं रहता, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी हमारे वहाँ मैकेनिज्म नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा अल्ट बालाजी, ये ऐसे कुछ हैं जो चैनल OTT प्लेटफॉर्म जो बहुत गंदे मतलब यूँ करें तो शो चलाते हैं, जिसकी वजह से मांग चल रही है कि इनको रेगुलेट किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, तो फिल्मों में ग्रेड लगा दिया जाता है कि A ग्रेड है, U ग्रेड है, ये सारे ग्रेडिंग दे दिए जाते हैं। तो इसमें क्यों नहीं ग्रेड दिया जाता है? क्या इसको बच्चे नहीं देख लेते होंगे? इसमें सेंसरशिप नहीं किया जाना चाहिए? ये चीज़ों को लेकर मांग चल रही थी, क्या इथिकल है या अनइथिकल है। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। मेंस में इथिक्स फोर्थ पेपर में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म बिना किसी रोक के, बिना किसी प्रतिबंध के बिंदास चला रहे हैं, क्या ये भारतीय समाज की सभ्यता पर प्रभाव डालता है? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस पर, इसलिए इसको तैयार रहिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, और अभी तक इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, और इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। अगर किसी को OTT प्लेटफॉर्म नहीं पता है तो ये जो हमारे वहाँ है हॉटस्टार, ये सारे iTunes, बूट, टाटा स्काई, अरे ये सारे प्राइम वीडियोज, उल्लू, ये सारे क्या हैं? ये सारे OTT प्लेटफॉर्म है, सबको पता होगा। नेटफ्लिक्स भी एक OTT प्लेटफॉर्म है। अगर पूछ ले तो इनमें से नाम तो कम से कम पता होना चाहिए आपको। वैसे ज़्यादातर लोग देखते होंगे तो पता होगा। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत प्रशांत मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीली प्राप्त करने के लिए एक पहल है। दूसरा कथन कह रहा है इसका उद्देश्य वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसमें आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। अभी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसमें बोला ये चीज़ कि हम एक काम करते हैं, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए हम एक काम करेंगे। इसको चीन के वस्तुओं को मुकाबला करने के लिए भारत और प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक समूह बनाते हैं जहाँ से आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी करेंगे। मतलब जो कोई वस्तु अगर आपके वहाँ ज़्यादा उत्पादन करता है तो आप हमारे वहाँ भेज दीजिए, अगर हमारे वहाँ जाता है तो हम आपके वहाँ कर देंगे। चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे। या फिर अगर दोनों ज्वाइंटली इसको डेवलप कर पाते हैं तो दोनों मिल के करेंगे, लेकिन चीन की से आयात निर्यात नहीं करेंगे। इसलिए चीन को टैकल करने के लिए ये बनाया गया। अगर आपको हमारे वहाँ इंटरनेशनल रिलेशन हमारे GS पेपर में है, अगर उसमें क्वेश्चन पूछे कि भारत को चीन की बढ़ती संप्रभुता को, मतलब संप्रभुता नहीं कहेंगे उसको, उसके वर्चस्व को, बढ़ते हुए वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उनमें एक इनिशिएटिव ये भी है। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें देखिए ये क्या हो रहा है कि आप लोगों ने सुना होगा क्वाड में का भी इसमें इसके ऊपर इसीलिए क्वाड बना है कि वो चीन को नियंत्रित कर सके। तो क्वाड हो गया, ये सारे हो गए इनिशिएटिव। इन सब का नाम तो कम से कम एटलीस्ट याद रखिए जिससे आपको बेनिफिट हो और आंसर लिखने में काम आए। तो इसलिए हमने डाला था कि हमारे कम से कम पेपर में, इंटरनेशनल फर्स्ट पेपर में हम इसका फर्स्ट में हम इसका यूज कर सकें, सेकंड पेपर में GS के सेकंड पेपर, पॉलिटी सेकंड में है तो सेकंड पेपर में हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला था। वैसे सभी लोगों ने उम्मीद सही कर लिया होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें चर्चे में रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन धन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है वन धन योजना पूर्वोत्तर
क्षेत्र विकास मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन है। मूल्यवर्धन का इंग्लिश होता है वैल्यू एडिशन, के माध्यम से जनजाति में आय में सुधार करना। जो जनजाति हैं उनकी आय में सुधार करना है, उनके उत्पाद का वैल्यू एडिशन करके। दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा कथन कह रहा है आदिवासियों की उपज का एकत्रीकरण, उनको कलेक्ट करना एसएसजी द्वारा किया जाएगा। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे ट्राइबल एरिया, इनसे उत्पाद लेकर के एक जगह कलेक्ट करने का काम कह रहा है एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का द्वारा किया जाएगा। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगाया है बी, उनका बिल्कुल सही है कि यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय नहीं है, यहाँ पे जनजातीय विकास मंत्रालय है, न कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है यहाँ पे, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय नहीं है। और ट्राइफेड दोनों मिलकर के इसको चला रहे हैं और ये वैल्यू एडिशन के माध्यम से जनजातियों की आय बेहतर करेंगे, उनका मूल्यवर्धन। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने महुआ का नाम सुना होगा, छोटे छोटे बहुत कीमती चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड आगे आया और बोला कि हम आपकी वस्तुओं का मूल्यवर्धन करके ये बहुत यूनिक चीज़ें भी बनाते हैं जिनको मार्केट प्रोवाइड करेगा, उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। और इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य सरकार नोडल एजेंसी होगी और जिले स्तर पर जिलाधीश महत्वपूर्ण एजेंसी होंगे। मतलब जिले का जो अधिकारी होगा वो महत्वपूर्ण हेड होगा इस स्कीम के लिए। और एसएसजी इसमें काम करेंगे जो सहायक के रूप में, इनको वैल्यू एडिशन में सहायता करेंगी, इनको स्किल देगी, ट्रेनिंग देंगी एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इनके प्रोडक्ट को इकट्ठा करके मार्केट तक प्रोवाइड कर पहुंचाने के लिए भी काम करेंगे एसएसजी। ये फोटो लॉकडाउन के समय महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने यहाँ के ट्राइबों का कुछ प्रोडक्ट कलेक्ट करके मार्केट तक पहुँचाया था, जिनकी आजीविका इनकी सुनिश्चित रहे, सतत चलती रहे। इसीलिए ये काफ़ी न्यूज में था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इरावदी डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है भारत की नदियों, झीलों और समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाली डॉल्फिन की 6 प्रजातियों में इरावदी डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इरावदी डॉल्फिन ज़्यादातर लवड़ी जल के क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा कथन कह रहा है भारत में इरावदी डॉल्फिन मुख्य रूप से चिल्का झील में पाई जाती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है बी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए भारत की नदी एवं झीलों समुद्र तट के आसपास पाई जाने वाली 6 डॉल्फिनों में से एक तो है, यहाँ तक तो कथन सही है। जो यहाँ पे दे दिया है कि इरावदी डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत हो जाता है। ये सबसे कम वाली जनसंख्या इरावदी डॉल्फिन, न कि सबसे ज़्यादा है। अगर दूसरी चीज़ देखें तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है या सुंदरबन नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, वो ताजे जल के फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, जिसको इंडो गैंगटिक डॉल्फिन कहते हैं। गंगा नदी गंगा डॉल्फिन कहते हैं, तो वो फ्रेश वाटर की है। इरावदी डॉल्फिन किसके, लवड़ी जल की, सॉल्ट लेक की है। और भारत में ये इरावदी डॉल्फिन मुख्य रूप से चिल्का झील में पाई जाती है। और भारत में चिल्का इरावदी झील एकमात्र ज्ञात आबादी है जहाँ पर्याप्त स्थल है इनका, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। तो वो कहाँ पाई जाते हैं, चिल्का झील में, तो याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि दक्षिण पूर्व में तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है, लेकिन 3 नदियाँ जहाँ पे हैं वो उसमें मुख्य रूप से ये पाई जाती है। वो 3 नदियाँ कौन से, इरावदी जो म्यांमार की है, महाकैम इंडोनेशिया बोर्नोई में है, और मेकांग गंगा ये कहाँ पे है, चीन में है। तो यहाँ पाई जाती है। इसका IUCN इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। तो ये चीज़ बातें थी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्यों के निम्नलिखित में से कौन से हैं ओपेक के सदस्य। इसमें आपको ये बताना है। पहला का इक्वाडोर, दूसरा का अल्जीरिया, तीसरा नाइजीरिया, चौथा है ईरान, 5वां है कतर। तो बताइए कौन इसमें ओपेक के सदस्य हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए इक्वाडोर नहीं है, ओपेक का सदस्य इक्वाडोर नहीं है, और कतर भी नहीं है। यहाँ कतर ओपेक का सदस्य नहीं है। देखिए ओपेक का मेंबर बनने के लिए आपको, इसमें जिन लोगों ने लगाया था सी, उनका सही है। आपको करना ये है कि आप एक निश्चित मात्रा में, मतलब ऐसा ना हो कि आप 2 लीटर तेल एक्सपोर्ट करते हो, आप ओपेक का मेंबर बनने के लिए आगे आ जाइए, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक निश्चित मात्रा में कम से कम एक्सपोर्ट करते हो पेट्रोल, आपकी मतलब मार्केट में पहुंच हो अच्छी खासी, तो ही आप मेंबर बन सकते हैं। तो देखिए अगर साउथ अमेरिका में देखा जाए तो कौन है इसमें मेंबर, तो वेनेजुला है। तो वेनेजुला को याद रखें, वेनेजुला क्राइसिस के नाम पे। और अन्य चीज़ें देखें तो अल्जीरिया है, यहाँ पे अंगोला है, इक्वाटोरियल गुयाना है, गैबन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है,
लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक कांगो है, सऊदी अरबिया, यूएई है और वेनेजुला है। इतने देश हैं जो कि ओपेक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप कोई देश मेंबर कब बने, इसके लिए कोई विशेष लेखा जोखा नहीं होता है। अगर आपका मार्केट में बहुत बढ़िया है, आपका तेल बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है, तो आप आसानी से मेंबर बन जाएंगे ओपेक का। तो ओपेक के लिए कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल कभी कभी समाचारों में चर्चित ई चौपाल किससे संबंधित है? आपको बताना ये स्कीम है ई चौपाल किससे संबंधित है। पहला कथन कह रहा है कृषि उत्पादों की खरीद के लिए। दूसरा कह रहा है किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए गए उर्वरकों की बिक्री पर नज़र रखने के लिए। सी कह रहा है नए सौर ऊर्जा चलित पंपों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए। डी कह रहा है फसल बीमा योजना पर। बताइए कौन सा इसमें से सही है ई चौपाल के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें ए लगाया है बिल्कुल सही है। देखिए ये सरकार की किसी मिनिस्ट्री का स्कीम नहीं है, ये आईटीसी जो हमारे वहाँ देती है, प्रोवाइड कराती है आशीर्वाद आटा, वही वाली आईटीसी है ये, आशीर्वाद आटा वाली। तो ये क्या करता है कि किसानों से ई चौपाल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके उत्पाद खरीदता है, जैसे कि सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, कॉफ़ी हो गया, झींगा हो गया, और जलीय कृषि उत्पादों को खरीदने का काम करता है इंटरनेट के माध्यम से। और ये काम करता है ये भी कि किसानों को सिखाता भी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है कुछ दिनों के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से किसानों को सिखाता है कि कैसे इंटरनेट एक्सेस करें, कैसे कंप्यूटर को चलाएं, और अपने उत्पादों को कैसे हम वहाँ पे बताएं कि कितना है हमारा उत्पाद, हम कैसे खरीदेंगे, कितने में। ये सारी चीज़ें आईटीसी खुद बताता है ई चौपाल के माध्यम से, और वहीं पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और आईटीसी खुद खरीद लेगा। ये सारे प्रोविज़न थे, आईटीसी का एक पहल है ये। दे दे कभी कि मार्केट वो सरकार की पहल है, तो सरकार नहीं है, वो आईटीसी प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा वो चलाया गया। अब अगला क्वेश्चन है पी नोट। भारतीय बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट निवेशक निम्नलिखित में से किस उपकरण में निवेश किया जा सकता है उनके द्वारा। पहला कह रहा है इक्विटी, दूसरा कह रहा है ऋण, तीसरा कह रहा है हाइब्रिड प्रतिभूति, डी कह रहा है डी हमने बोल दिया, डी कह रहा है डेरिवेटिव। बताइए कौन सा सही है इसमें, जिसमें पी नोट्स के निवेशक निवेश कर सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था बिल्कुल सही है। अब समझ लेते हैं पी नोट्स क्या होता है। तो पी नोट्स का मतलब सिंपल यूँ होता है कि अगर आप सेबी के पास मतलब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते हैं और भारतीय मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एक आपको प्रोविज़न देते हैं कि विदेशी निवेशक या हेज फंड में आप आकर के बिना रजिस्टर्ड हुए आप इन्वेस्ट कर लीजिए। तो इसमें विदेशी आके निवेश करते हैं बिना सेबी के पास पंजीकृत हुए बिना। सेबी के पास आपको रजिस्टर नहीं होने की जरूरत पड़ेगी, आप इसके पी नोट के माध्यम से निवेश कर लेंगे। तो इस निवेश जो पी नोट्स होता है, इसको भी आप इक्विटी में यूज़ कर सकते हैं, ऋण में उपयोग कर सकते हैं, हाइब्रिड प्रतिभूति में और डेरिवेटिव मार्केट में। याद रखिए अभी सेबी ने एक प्रोविज़न और कर दिया है इसमें, अभी जल्दी ही न्यूज में वो भी था, उस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर कोई पी नोट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको 1000 रुपये का सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों प्रोविज़न किया है? $1000 है, ये रुपये नहीं है। ये ऐसा क्यों किया गया है कि बहुत सारे लोग सट्टेबाजी में खर्चा कर रहे थे, पी नोट्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे थे। किसमें? गेमिंग में, सट्टेबाजी में। तो सेबी ने बोला कि आप एक काम करिए, पहले हमारे वहाँ $1000 जमा करिए, फिर आप करिए जो करना है। तो एक तरह समझ लीजिए पेनाल्टी के रूप में या रेगुलेटरी के रूप में काम किया सेबी ने यहाँ। तो ये चीज़ें बस उसलिए न्यूज़ में था, तो पी नोट्स आपको ध्यान रखने, क्योंकि वैसे पहले भी पूछ चुकी है पी नोट्स को लेकर क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से आप मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा अगर नॉलेज रहेगा तो। पी नोट्स क्या होता है कि ये सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता, वहाँ पे दे सेबी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो इस पी नोट्स में निवेश करने के लिए किसी भी निवेशक को रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता है। और ये प्रोवाइड कौन करवाता है? एफपीआई। ठीक, तो ये होता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, बाहर से पैसा इकट्ठा करने का एक प्रोविज़न होता है जिससे किया जाता है ये। और जो भी इन्वेस्टर होता है वो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक। देखिए चावल के बारे में पूछ चुका है, तो इसके बारे में भी पूछ सकता है। हम ये नहीं कह सकते प्याज है तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। तो पहला कथन ये कह रहा है चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। दूसरा कथन कह रहा है प्याज का उत्पादन रबी फसल की तुलना में खरीफ फसल सबसे अधिक होता है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको इसमें बस एक चीज़ याद रखिए, जिन लोगों ने उसको ध्यान रखा होगा उनका सही हो गया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया 1 और 3 बी, उनका सही है। यहाँ पे जो रबी दिया हुआ है,
रबी में की तुलना में खरीफ में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। खरीफ बारिश के सीजन को कहते हैं और रबी हमारे वहाँ गर्मी के सीजन को कहते हैं। मतलब ठंडी और गर्मी दोनों मिला के जो रीजन होता है, मतलब दिसंबर से लेकर के मार्च तक के रीजन में समय में, ये इसको हम रबी में जोड़ लेते हैं। आप मोटे मोटा जोड़िए, ऐसे नहीं होता है, लेकिन जोड़िए तभी याद रहेगा। देखिए हमारे वहाँ देखेंगे आप तो जनवरी के इस समय में प्याज की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कट जाती है फसल। तो सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ रबी सीजन में होता है प्याज, और खरीफ के मौसम में कम होता है। खरीफ के मौसम ज़्यादातर तमिलनाडु में के रीजन में होता है, क्योंकि उधर अब मौसम सही रहता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया तो उनका बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बस्तियों के प्रकार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहंत बस्तियाँ, सहंत बस्तियों में मकान एक दूसरे से काफ़ी दूर बनाए जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है प्रकीर्ण बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ मैदान में होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, अब कोर जियोग्राफी से संबंध इसको रखता है। इंडियन जियोग्राफी में अर्बन सेटलमेंट से संबंध रखता है। हमारे पेपर में पढ़ते भी हैं, फर्स्ट पेपर में अर्बन सेटलमेंट, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, बताना है आपको। इनमें से जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन गलत है। कैसे गलत है तो देखिए, सहंत बस्तियाँ जो होती हैं एक दूसरे से समीप होती है, एक दूसरे के समीप होती है, करीब करीब बनाई जाती है। जैसे कि दिल्ली शहर मान लीजिए, वहाँ पे बनाए जाते हैं। उनके व्यवसाय भी लगभग समान होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में देखे होंगे सभी लोगों के व्यवसाय लगभग एक तरह होते हैं। इसमें मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। सहंत बस्तियाँ नाम से भी लग रहा होगा, प्रकीर्ण बस्तियाँ एक दूसरे से दूर होती हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, एक घर यहाँ पे, यहाँ से इतने बड़ा इनका खेत है, यहाँ पे खेती काम करते हैं, तो खेत इनके एक दूसरे को अलग करते हैं, न कि नदियाँ। ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिलता है, और मैदानी क्षेत्रों में भी आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा। बड़े बड़े जहाँ पे क्षेत्रफल हैं वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के रीजन में आपको देखने के लिए घटना मिलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में उम्मीद भी मत कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। बाकी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मिल जाता है, ये चीज़ें आज भी हैं वहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, नारायण गुरु के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वे अद्वैतवाद के प्रस्ताव और पुनर्मूल्यांकन करता थे। दूसरा कथन कह रहा है उन्होंने वायकम आंदोलन की प्रेरणा प्रदान करने की, जिससे मंदिरों में प्रवेश करना था। मतलब वायकम आंदोलन के लिए प्रेरणा प्रदान की, जिसका उद्देश्य मंदिरों में प्रवेश करना था। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया ए, उनका बिल्कुल सही है। ये अद्वैतवाद को मानता है, अद्वैतवाद को मानने वाले थे। और ये अद्वैतवाद वाला क्या कहता है, अहम ब्रह्मा, मतलब एक व्यक्ति को ब्रह्मा से अलग नहीं किया जा सकता। अद्वैतवाद कहता है कि ब्रह्मा ही हम हैं, हम में ही ब्रह्मा है। मतलब व्यक्ति मतलब ब्रह्मा ही है, मतलब व्यक्ति को और जीव को ब्रह्मा से अलग नहीं किया जा सकता। अब जिस दिन आपने समझ लिया कि हम ही ब्रह्मा हैं, उस दिन आप स्वर्ग में पा जाएंगे या फिर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इनका। ये क्यों न्यूज में थे, तो इन्होंने अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इनके श्री नारायण गुरु की एक कविता थी, वो क्या कविता थी, नॉट मेनी बट वन को इंग्लिश वर्जन लॉन्च किए हैं, इसलिए ये न्यूज में थे। ये अद्वैतवाद वेदांत के दर्शक के प्रबल प्रस्तावक एवं कवि एवं महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अद्वैतवाद विचारधारा के संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य थे। ये चीज़ याद रखिएगा। और जगत मिथ्य है, जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है, इनका ये मानना है अद्वैतवाद वालों को। उन्होंने वायकम आंदोलन की प्रेरणा प्रदान की, जिसका उद्देश्य क्या था, त्रावणकोर के मंदिरों में निम्न जाति के लोगों को मंदिर में पुनर्प्रवेश के लिए अनुमति दिलाना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। श्री नारायण गुरु का बस नाम याद रखिएगा, नॉट मेनी बट वन। किसकी बुक है, तो याद रखिएगा नारायण गुरु की बुक है, जिनको उपराष्ट्रपति ने लॉन्च किया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है उन्होंने भारत के लिए डोमिनियन दर्जे के मुद्दे पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का विरोध किया। दूसरा कथन कह रहा है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का विरोध किया। तीसरा कथन कह रहा है उन्होंने 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीता। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें जिन लोगों ने डी लगाया उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे कथन सही हैं। अब कुछ फैक्ट देख लिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई पराक्रम दिवस के रूप में, और इस बार 125वीं जयंती थी। दूसरी चीज़ आपकी ये समझिए कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो थी डोमिनियन स्टेट की, उसका इन्होंने विरोध किया था। बोला था हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में निलंबन और गांधी जी के गांधी इरविन समझौता का भी विरोध किया था इन्होंने। जो यहाँ पे नमक सत्याग्रह था 1931 का, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह तो इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था 1930 में।
और 1931 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको जब हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसका भी उन्होंने विरोध किया था। और गांधी इरविन समझौते का भी विरोध किया था। इन्होंने किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और बोस 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष में चुनाव जीत गए थे। फिर हुआ था 39 में त्रिपुरा में गांधी जी के समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया, इनके विरोध लड़ रहे थे। किनके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और ये पट्टाभी सीतारामैया हार गए क्योंकि गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी इनका समर्थन करते थे। और ये 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में हार गए पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने यहीं पे बोला था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है। तो इसकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत उनको बुरा लगा और ये छोड़ के चले गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए देखने के लिए सीरीज धन्यवाद। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना करेक्ट हुआ। जो भी आपका सही हुआ नीचे जरूर बताएं।